यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर ज्योग्राफी में आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो एक पैटर्न दिखाई देता है कि ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी ने पिछले 10 से 12 सालों में 30 से 35 सवाल पूछ लिए हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल ही नहीं आते हैं। बहुत ही इक्का दुक्का सवाल दिखाई पड़ता है 4-5 साल में एक बार का भी। तो ऐसे में जब हमारे पास सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं तो हमको ये फोकस करना है कि अगले 50 दिन में हमारी ज्योग्राफी के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार की है उन टॉपिक्स की जिनसे हर साल सवाल आता है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स वाला टॉपिक ले लीजिए। इससे 2022 में भी सवाल आया, 24 में भी सवाल आया, 19 में भी आया। तो मतलब पिछले 4 से 5 साल में इससे 4 से 5 सवाल आ चुका है। वेजिटेशन अगर आप खाली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ले लें तो इससे 2 से 3 सवाल आ चुका है। ठीक है, खाली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ठीक है, एंड अगर आप हिमालयास का डिवीजन ले लें तो इससे 1, 2, 3 सवाल अभी तक आ चुका है पिछले 10 सालों में। तो इस वजह से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज इतना ही है कि आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद ही किसी टॉपिक्स पे फोकस करें। और ये एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ये पिछले 30 सालों का क्वेश्चन पेपर्स को थरली एनालिसिस करने के बाद ही ये मैंने लिस्ट तैयार की है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक 8th टॉपिक है जिससे यूपीएससी ने अभी तक के 30 से 35 सवाल पूछ लिए हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि इन टॉपिक्स पे फोकस करना है और लास्ट टाइम पे आपको एग्जाम डे से कुछ दिनों पहले आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्योग्राफी पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आए तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक मिलता है कि अर्थ का मूवमेंट और इसके साइकिल्स के रिगार्डिंग एक पहला टॉपिक है जिसमें हमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसका क्या इम्पैक्ट होता है या इसका इन्फ्लुएंस क्या रहता है, जैसे दिन डे नाइट की लेंथ पे और सीजन्स में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और पिछला पिछला जैसे मैंने आपको सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स वाला टॉपिक क्वेश्चन भी दिखाया, तो ये टॉपिक से हर साल लगभग एक सवाल आ ही जाता है। जैसे 2024 में इस बार 2 सालों के पीआईक्यूज को इंटीग्रेट करके एक साल बना के पूछ लिया गया था। ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको ये तीनों क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इन तीनों को पढ़ना है। ठीक है, एंड ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इनमें ये देखना है आपको कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है। सबडक्शन होता है तो सबमर्ज कौन सी होती है। ठीक है, एंड जो बाउंड्रीज हैं जैसे कोरनोड बाउंड्री, मोहो, लेहमन, रेप्टिटी करके, ये बाउंड्रीज भी देखना है आपको, क्या इनका सीक्वेंस रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपोजिशन क्या रहता है, जैसे क्रस्ट में पूछ लिया गया सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इससे सवाल आता ही आता है। ठीक है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज के हैं, जैसे डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनो हो गया, इनडायरेक्ट सोर्स में हमारा मिटियोर्स हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज की टाइप्स ऑफ रॉक्स पता होना चाहिए, जैसे इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया एंड मेटामॉर्फिक हो गया। इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, ये इनमें जैसे सेडिमेंट्री में फॉसिल होता है या नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एंड एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बाकी थ्योरीज आप जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह ये सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा सवाल सवाल पूछा ही नहीं गया अभी तक अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, बाकी रिंग ऑफ फायर, ये सारे टॉपिक आपके इसी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें मेन आपको फोकस करना है कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी जो है कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम करता है कि ये कॉजेज हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे कन्वर्जन, अगर दो बाउंड्रीज कन्वर्ज कर रही हैं तो वहां पे वोल्केनोज होंगे या अर्थक्वेक होगा। डाइवर्ज कर रही है तो रीजेस बनेंगी, क्या होगा, ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो ये टॉपिक सेकंड हो गया। थर्ड टॉपिक में आपको ये दो दो मतलब कैटास्ट्रॉफीज हैं, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो वोल्केनो में आपको टाइप्स ऑफ वोल्केनो, कि जैसे शील्ड है या स्ट्रेटो वोल्केनो है, लावा का टाइप क्या है जो लावा निकलता है, तो वो लावा फेल्सिक है, मैफिक है। ये अब अगर आप यही उठा के देख लेंगे तो इसी से 4 से 5 सवाल आ चुके हैं। तो इसमें वोल्केनो वाले टॉपिक में फोकस आपको करना है कि विस्कोसिटी, स्टीप, मतलब जो ग्रेडियंट है स्टीप है या ग्रेजुअल है, इस पे फोकस करना है आपको। फिर आप अगर देखें तो अर्थक्वेक में
अर्थक्वेक से भी 23 में भी क्वेश्चन आया था, 22 में भी क्वेश्चन आया था। तो अर्थक्वेक में वेव्स जो होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, तो इसमें से डिस्ट्रक्टिव कौन सी ज्यादा है, शैडो जोन किसका ज्यादा होता है, पी वेव का या एस वेव का, स्केल्स, इसको मापने की स्केल कौन कौन से, जैसे मर्करी स्केल से क्या मापते हैं, रिक्टर से क्या मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लैंडफॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो आपका लैंडफॉर्म, इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए, बट आप फिर भी आप गॉर्ज एंड कैनियंस इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 2021 में शायद गैंडी कोटा कैनियन पूछा गया था। तो कैनियन और गॉर्जेस में क्या डिफरेंस है, आप इसको एक बार कवर कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक हो गया एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, या इनका परसेंटेज भी पूछ सकते हैं इनको, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। फिर लेयर्स जो हमारी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे करके। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखने हैं कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर राइज करता है या डाउन, या टेम्परेचर कम हो जाता है, सिमिलरली स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, इसके कॉजेस क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब टिल्ट की वजह से इसका क्या, इसका दिन रात पे क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड है कि इसका मतलब सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे ज्यादा होता है या पोल्स पे, ये तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये एक सीधा मैंने टॉपिक लिख दिया है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये हर साल इससे सवाल आता है, पिछली बार भी सवाल आया था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव होता है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जो लॉन्ग वेव होता है, इसको CO2 ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके लिए इनकमिंग के लिए, इंसोलेशन के लिए CO2 जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ये ध्यान रहना चाहिए आपको, इसके लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, इसको देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इनके लॉन्ग वेव होती है वो इंफ्रारेड वेव होती है, बाकी ये जो इनकमिंग होती है ये विजुअल वेव होती है। ठीक है, विजुअल और यूवी रेज होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, इससे भी आपको कॉज एंड इफेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है कि जैसे ये कोल्ड एयर हाई, कोल्ड, जब मैं बता रहा हूँ आपको, कोल्ड एयर हाई प्रेशर होता है, वार्म एयर लो प्रेशर होता है। ठीक है, वार्म एयर से लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, वार्म एयर की या कोल्ड एयर की, डिस्ट्रीब्यूशन किसका इक्वेटर पे ज्यादा है, इन दोनों का इक्वेटर पे ज्यादा है या पोल्स पे ज्यादा है। फिर इसका ये कॉज एंड इफेक्ट से जो मैं बता रहा था, इसका रेनफॉल पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर वर्ल्ड में देखें तो वेस्टर्न मार्जिन पे ज्यादा रेनफॉल होती है या ईस्टर्न मार्जिन पे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेस्टर्न मार्जिन पे ज्यादातर वर्ल्ड में जो है इधर साइड पे वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट होता है, तो इसके कॉजेज भी हो गए। सिमिलरली इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगला का अगर अगर आप देखें तो विंड्स, विंड्स का मतलब जैसे विंड्स हो गई, तो विंड्स कौन से लेटीट्यूड पे कौन सी विंड बहती है, डायरेक्शन क्या रहती है, जैसे वेस्टर्न ट्रेड विंड्स हो गई, तो इनका कौन क्या क्या लेटीट्यूड में बहती है, वेस्टर्लीज हो गई, ये इनका डायरेक्शन क्या है। जेट स्ट्रीम हो गई, ये कौन से हेमिस्फेयर में बहती है, नदर्न हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर या दोनों में बहती है। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी समझ के कवर करना है। फिर अगला जैसे साइक्लोन, साइक्लोन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसी से रिलेट हो जाता है कॉज एंड इफेक्ट वाले से। साइक्लोन में आपको साइक्लोन लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए। साइक्लोन अगर पढ़ेंगे तो आप एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के जो दो पार्ट है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, इसको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें तो वाटर इन एटमॉस्फेयर, ये एक और टॉपिक है। हाँ, ये पोलर वर्टेक्स वाला रह गया, पोलर वर्टेक्स में आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये लो प्रेशर है और कोल्ड एयर होता है, बाकी आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट इतना आप ध्यान ही रखिएगा। ठीक है। अगला टॉपिक अगर आप देखें तो वाटर इन एटमॉस्फेयर, इससे भी साल हर एक दो साल पे सवाल आ जाता है। जैसे पिछली बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछ लिया था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूछ लिया था, तो ह्यूमिडिटी और उसके फॉर्म्स आपको कवर करने हैं। ये बहुत जनरल टॉपिक है, ये आप 6 की क्लास में भी पढ़ते हैं, 7 की क्लास में भी पढ़ते हैं, इसीलिए इनसे सवाल ज्यादा बनता है। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको कंडेंसेशन के फॉर्म्स पढ़ने कि फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ड्यू हो गया, इनमें आप ऐसे देख सकते हैं कि मॉइस्चर किसमें ज्यादा होता है, फॉग में ज्यादा होता है, मिस्ट में या ड्यू में। ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है फॉर्मेशन का, हीट हीट एब्जॉर्ब करके कंडेंस होता है या हीट रिलीज करके कंडेंस होता है। तो ये आप इतने टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिएगा, वाटर इन एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक्स हैं। हाँ, ये अगला जो मैं 8वां टॉपिक आपको बता रहा था, जिससे 30 से 32 सवाल अभी तक के आ चुके हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रॉपिकल एवरग्रीन का जो क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, सवाना क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है, जैसे लास्ट ईयर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही थरली कवर करने हैं, क्योंकि इनसे सवाल आता ही आता है और ये बहुत ईजी टॉपिक है।
इनमें बस आपको अगर खाली थोड़ा सा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट वाला ही सारा गेम है इसमें, कि इंसोलेशन ज्यादा होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा जिससे रेनफॉल ज्यादा होगी। बस अगर आप इतना, जैसे मैंने जो पिछले टॉपिक बताया, अगर आपको वो कवर है तो ये समझने में समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है। सिमिलरली वेजिटेशन में अगर आप देखेंगे तो एवरग्रीन है या डिसिडुअस है, कौन सी टाइप की वेजिटेशन मिलती है। ठीक है। और फ्लोरा और फौना कौन सा ट्रीज किस टाइप के मिलते हैं, जैसे इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, ये एवरग्रीन ट्रीज हो गए। सिमिलरली आप अगर नीम ले लें, या हाँ नीम ले लें, शीशम ले लें, तो ये डिसिडुअस ट्री हो गए। ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि हर पिछले 2 साल से सवाल लगातार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है इस बार भी पूछ सकते हैं। फिर अगला 9th टॉपिक जो आपका है, ये ओशन और इसका मूवमेंट है। ठीक है। इसका भी कॉज एंड इफेक्ट पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है। जैसे टेम्परेचर और सैलिनिटी ज्यादातर पूछते हैं कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है तो मूव कैसे, किस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ओशन करंट्स का। ठीक है। सैलिनिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है। और ये आप इस बार एक ओशन करंट्स का जो मैप है, ये आप तैयार कर लीजिएगा कि कौन सी करंट कहाँ बहती है। ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ओशन करंट, कि आपको दे दिया जाए ये पैसिफिक ओशन में बहती है, ये अटलांटिक ओशन में बहती है, तो ये जरूर आप कवर कर लीजिएगा। तो इसके साथ आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ये कवर हो गए। इनको करना ऐसे है आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये पहला टॉपिक कंप्लीट किया, तो आप इसको टिक मार दीजिएगा कि डन। ठीक है। मैं जैसे आप बोलते चल रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे भी तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि मेरा ये टॉपिक, अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता होगा हाँ कि इससे रिलेटेड आपको कुछ आता है, इससे रिलेटेड कुछ आपको आता है। तो अगर आपको नहीं आता तो इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिएगा, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं प्री के लिए। ठीक है। फिर अगला अगर इंडियन ज्योग्राफी में आए, तो इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी जैसे मैंने आपको दिखाया था माउंटेन्स और जैसे हिमालयाज पे 4 5 सवाल आ चुके हैं। तो हिमालयाज में आपको डिवीजन पढ़ना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट में डिवीजन पढ़ना है, एक्सटेंशन कितने स्टेट्स में है, और विड्थ कहाँ पे ईस्ट में ज्यादा है या वेस्ट में विड्थ ज्यादा है हिमालयाज की। और आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी पढ़ना है। ठीक है। ये फिजियोग्राफी में आप पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है सेकंड टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट में आपको कॉज एंड इफेक्ट का ही इसमें भी पूरा खेल हो जाता है। ला नीना आपको पढ़ना है, एल नीना पढ़ना है, आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ना है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है। और ये मतलब लो प्रेशर कहाँ पे बनता है, जैसे पेरू में लो प्रेशर बनता है इसके इस टाइम पे, या हाई प्रेशर बनता है। ये आपको इसको ऐसे थरली कवर करना है, ये 3 चीजें आप कवर कर लीजिएगा। और ऊपर मैंने पोलर वर्टेक्स भी बताया था, तो ये कवर कर लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपका ज्यादा से चांसेस है कि बन जाएगा। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन कौन सा मिलता है, जैसे पोटेस मिलता है या नहीं मिलता है, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी है या नहीं है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। लोकेशन पता होनी चाहिए, जैसे लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, एलुवियल सॉइल में क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। क्रॉप से रिलेटेड टॉपिक एमएसपी की जितनी भी क्रॉप्स हैं, ये आपको पता ही होनी चाहिए हर हालत में, क्योंकि इससे सवाल आता ही आता है। तो इन एमएसपी की जैसे 22 से 23 जो भी क्रॉप है, तो इनका आप सीजन ध्यान रखिएगा कि राबी सीजन में होती है या खरीफ सीजन में। जैसे कॉटन आ जाए तो खरीफ सीजन में होता है, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, रेनफॉल कितना होना चाहिए। तो आपको ऐसे ये सॉइल वाला टॉपिक ऐसे कवर करना है कि सॉइल वाले टॉपिक से आपका सारी क्रॉप्स वगैरह वगैरह भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगला अगर आप देखें तो रॉक सिस्टम, मतलब इंडिया का रॉक सिस्टम, जैसे धारवाड़ सिस्टम हो गया, कडफा सिस्टम हो गया, इसमें पूरा सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, मिनरल्स कौन कौन से कहाँ पे मिलते हैं, तो इसको रॉक सिस्टम को आप ऐसे कवर करेंगे। और ये रिवर्स वाला टॉपिक तो पिछले कुछ साल से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हर साल सवाल आ ही रहा है इससे। तो रिवर्स में आपको ओरिजिन, डैम्स, ट्रिब्यूटरी, वाटरफॉल, इन सब पे फोकस करना है। अगर रिवर्स को आपको होलिस्टिकली कवर करना है, तो इसी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है रिवर्स के रिगार्डिंग, उसको आप देख लेंगे तो ये सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट उसमें कवर किए गए, डैम, ट्रिब्यूटरी, सब कुछ कवर किया गया। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, सारा पीवाईक्यू उसको इंटीग्रेट करके ही बनाया गया है वो। ठीक है। तो इससे आपका इंडियन ज्योग्राफी का भी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। फिर अगर आप मिसलिनियस टॉपिक्स की बात करें, तो यूरोप की रिवर्स जो है, यूरोप की मेजर मेजर रिवर जैसे वोल्गा हो गई, डेन्यूब हो गई, डनाइपर हो गई, ये ड्रेन कहाँ पे करती हैं, जैसे कुछ रिवर ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं, कुछ कास्पियन सी में ड्रेन करती हैं। तो इसको आपको इस पे आपको फोकस करना है। अफ्रीका की भी रिवर्स पे भी फोकस कर सकते हैं कि कौन सी रिवर इंडियन ओशन में फॉल करती है या नहीं करती है। एंड अगला मिसलिनियस टॉपिक जो आपका मिनरल्स का रहेगा, कि कौन सा मिनरल्स किस कॉन्टिनेंट में मिलता है या किस कंट्री में मिलता है, जैसे डीआरसी में जो भी मिलता है, गोल्ड मिलता है साउथ अफ्रीका में,
ठीक है, तो आप इस पे फोकस कर लीजिएगा। ये मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी आप फोकस कर सकते हैं इस पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको कवर कहाँ से करेंगे? तो कवर करने के लिए अगर आप चाहें तो जो एनसीईआरटी है 12th क्लास की, वो एनसीईआरटी से आप कवर कर लीजिएगा। वरना अगर आप चाहें तो उड़ान करके एक ओनली आईएएस की एक बुक है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं प्री के लिए। प्री के लिए काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। जैसे मैंने जो ये सवाल ये उठाए हुए हैं, तो उसमें ऐसे दिया हुआ है कि ये 2022 में क्वेश्चन आया था, 2014 में क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने इंडिया ये सी उठाया हुआ है। वहां पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये आज के लिए इतना ही। आगे आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिनसे सवाल आता ही आता है, वो मैं आपको अगली वीडियोज में प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।